दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के 10वें पाठ कामचोर को लेकर के। कामचोर मूलतः एक कहानी है जिसे कि इस्मत चुगताई ने लिखा है और इस वीडियो में हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी इसका भाव, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ कामचोर, इस कहानी का वाचन। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है और जो लोग घर में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अपना काम नहीं करते हैं और घर में उधम मचाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, न सहयोग करते हैं किसी प्रकार का, यहाँ तक कि पानी भी खड़े होकर के नहीं पीते हैं। अब उन्होंने कहा कि हिलकर पानी नहीं पीते हैं, उन्होंने दूसरे अर्थ में ले लिया बच्चों ने कि हिल हिल के पानी पीना है। तो हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। ये आदेश दे दिया गया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। ये शाही फरमान, आदेश आ गया, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। इस डर से शायद काम करने लग जाएं बच्चे। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। दरअसल एक घर है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और वो काम नहीं करते हैं तो उनको डांट लगा दी कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो पानी डल जाएगा और माली को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, उसे हटा दिया जाएगा। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा ने कहा कि ऐसा मत कराओ। क्यों? क्योंकि बच्चे उठा उठा के सारा पानी डाल देंगे और पानी पानी फैल जाएगा घर में, यानी कि वो काम नहीं करेंगे, उल्टा काम को बढ़ा देंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, यानी कि काम करने लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी दरी की। सारा घर धूल से अट गया। क्यों? क्योंकि दरी में जो मिट्टी थी, धूल थी, वो उड़ने लगी और लकड़ियों से तो तेज़ गति से उड़ने लगी।
तो सारे घर में धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला लिया। यानी कि दरी से धूल जो उड़ी वो उनके चारों तरफ, उनके ऊपर भी और दूसरी वस्तुओं के ऊपर भी जम गई। फिर वो आंगन में चले गए और जो धूल थी और दूसरा कचरा था उसको साफ करने का प्रयास करने लगे झाड़ू से। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी कि बच्चे बहुत सारे थे, एक झाड़ू थी, तो क्या हुआ, झाड़ू के लिए झगड़ा हो गया। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। यानी कि सबने एक एक झाड़ू का तार, एक एक सीख, उसका तुनका ले लिया और उससे झाड़ू निकल नहीं सकती, क्योंकि झाड़ू बनती है उन तिनकों के एकत्रित होने के बाद ही। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, झाड़ू लगाने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जब अम्मा ने उनसे कहा ऐसे मत करो, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बुजुर्ग काम करने दें तो ही हम काम कर पाएँ। जरा जरा सी बात पर टोक देते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, ये उल्टा कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हो। और जब काम नहीं करते हैं तो कहते हैं काम नहीं करते हैं, और काम करते हैं तो ये टोक देते हैं। बच्चे एक तरह से व्यंग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब किसी ने ख्याल दे दिया, धूल मिट्टी जो उड़ रही है, अगर इस पे थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये धूल मिट्टी उड़ना बंद हो जाएगी और उसके बाद झाड़ू देंगे। अब आप सोचिए, जब आप पानी डाल दोगे तो झाड़ू कैसे लग सकती है, उसमें गीली हो जाएगी झाड़ू। और पानी को तो आप, हो सकता है उस पानी को निकाल सकते हो झाड़ू से, लेकिन धूल मिट्टी तो उसमें जमी रहेगी। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई और ज़्यादा बेकार स्थिति हो गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, यानी कि ये काम नहीं कर सकते, जा कर के बगीचे में, लॉन में, जहाँ पर भी पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पानी दें। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, क्योंकि वहाँ पानी था, तो पानी लेने के लिए सब वहाँ चले गए। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ जाए। यानी कि कोई कहे मैं लूँगा, कोई कहे मैं लूँगा, एक दूसरे को खींचने हटाने में लगे हुए, किसी के पास भी पानी नहीं आ रहा है। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन, एक दूसरे पर बर्तन फेंकने लग गए। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, अर्थात बर्तन फेंक गए और भाग गए, चले गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी कि सफाई वाला काम नहीं हो सकता, पानी वाला काम नहीं हो सकता, अब दूसरा काम, तीसरा काम सोच रहे हो मुर्गियां बंद करने का। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी कि इधर उधर भाग गई। हम उनको पकड़ने का, दड़बे में बंद करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आई। और चूंकि ये बच्चे हैं, जिस तरह से कर रहे थे उससे मुर्गियां पकड़ में ही नहीं आएंगी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के
कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है, यानी कि उन पर गिर गई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। उसमें पानदान में कूदा और उस कत्थे चूने जो उसके पैर में लगे, फिर वो चादर पर चला तो उस पर छापे लग गए, निशान लग गए। क्योंकि जहाँ जाएगा वो जब तक कलर रहेगा, वो लगा हुआ है, छूटेगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही निशान छोड़ता चला जाएगा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, यानी कि उनके चेहरे पर गिर गई। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल के ऊंट जो चारों तरफ दौड़ते हैं त्योहारों में, मेले पर, उत्सव जो होते हैं उसमें, तो ऐसे सारी मुर्गियां दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, यानी कि एक नया काम और ले लो। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टन पष्टन तख्तों पर चढ़ गई, यानी कि तुरंत फुरंत पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई, यानी कि जहाँ एक जा रही है दूसरी भी उसी के पीछे पीछे जा रही है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी भुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती मेंगनों पर छिड़काव करती हुई दौड़ रही थी, यानी कि मेंगन कर रही थी, गोबर कर रही थी और पेशाब भी कर रही थी लगातार, और चलती जा रही थी, यानी कि सारे सामान को अस्त व्यस्त और बेकार करती हुई जा रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। सूप के लिए वो उसको खाने के लिए उस तरफ जाती रही जहाँ सूप गिरा हुआ था। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब वो महिला सो रही है, उसके ऊपर से भेड़ निकलेगी तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में तकलीफ़ होगी, चुभेगा कोई पैर खुर, तो वो चिल्लाएगी, तो वो चिल्लाने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, यानी कि वहाँ से वे दूसरी जगह चली गई। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, यानी कि भेड़ों के ऊपर ऊन होती है, रुई होती है, तो उनके कम लगती है और लकड़ी आप मारोगे तो उतनी ही गति से ऊपर उछटेगी, वापस आएगी वो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि सब तरकारी सब्जी मटर की वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस का दूध निकालने के लिए या तो 2 हाथ या फिर हद से 4 हाथ, 4 थन है तो 4 ही हाथ चाहिए। कई बार दोनों तरफ व्यक्ति बैठ जाते हैं, 2 व्यक्ति, और दूध निकालते हैं, लेकिन ये तो 4 थनों पर 8-8 हाथ जुड़ गए। तो भैंस भी बिदकेगी, बाल्टी गिराएगी, लात मारेगी, खूंटा उपाड़ देगी, रस्सी तोड़ देगी, भाग जाएगी, किसी व्यक्ति को गिरा देगी, नुकसान कर देगी। तो यही स्थिति हुई।
भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी कि दोनों पैर बांध दिए जाएं, और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। बांधा किससे? चारपाई की पायों से। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। यानी कि ये स्थितियाँ बहुत पैदा हो गई कि भैंस जब उनको लेकर के भागी, वो चारपाई पर सोए हुए थे, पहले सपना देख रहे थे, फिर अचानक से पानी गिरा तो लगता बहुत तेज तूफान आ गया, आंधी आ गई, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यानी किन बच्चों को इस काम के लिए किसी ने कहा है, और वो कुछ कुछ कहने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। एक तरह की पूरी ट्रेन रेल बन गई थी और बहुत अच्छा सुंदर दृश्य बच्चों को लग रहा था, उनको मज़ा आ रहा था। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया, भैंस का बच्चा। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। हालांकि भैंस के बच्चे को बछड़ा नहीं बल्कि पड्डा कहा जाता है, और यदि वो फीमेल है तो पड्डी कहा जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा या बछड़ी कहा जाता है। लेकिन चलिए, यहाँ पर पुस्तक में लिखा है तो आप बस ये मान के चलिए कि वो भैंस का बच्चा है, उसे बछड़ा कह रहे हैं, और आपको उत्तर लिखना है तो अब यही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप अपने अध्यापक से बातचीत कर सकते हो, उससे कह सकते हो, चूँकि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से ये, तो आप भी सवाल कर सकते हो। हमने आपको जवाब यही दे दिया है कि भैंस, और जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से हैं या भले शहरी परिवेश से हों, लेकिन जिनके यहाँ पशु पाले जाते हैं गाय भैंस, वो जानते भी होंगे। अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से पूछ सकते हैं आप कि भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है। कई जगह पर काटड़ा काटड़ी भी कहा जाता है, ज़्यादातर पड्डा पड्डी कहा जाता है, और गाय के बच्चे जो होते हैं उन्हें बछड़ा बछड़ी कहा जाता है। तो खैर, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, यानी कि दूध पीने। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, यानी कि वो इधर उधर भागने लगा, और जो वो दूध पी रहा है दूसरे कैसे निकालें, तो उन्हें भगाने लगा, इधर उधर करने लगा। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया, यानी बहुत जल्दी में सब हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। सब जगह सब सामान इधर उधर फैला हुआ था। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, बाग में भेजी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने सोचा, मैं नहीं रुक सकती इन बच्चों की उद्दंडता के मध्य। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। जैसे कि सेना में कोई गलती करता है तो कोर्ट मार्शल के तहत एक न्याय प्रक्रिया है, उसमें फिर उसको सज़ा दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर चूँकि घर में बहुत सारे लोग थे तो उनकी एक बटालियन, एक सेना की टुकड़ी थी, तो उनका कोर्ट मार्शल ही होना था एक तरह से। तो ये सज़ा सुना दी कि जो भी घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाएगा उसको रात का भोजन नहीं मिलेगा, खाना बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने तो निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी कि बच्चे जब कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें बड़े टोकते हैं, और जब नहीं करते हैं तो भी उन्हें टोकते हैं। तो ये कहानी थी इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक हास्य कहानी। तो विद्यार्थियों, मूलतः इस कहानी के अंदर
एक बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और बच्चों को जब काम करने के लिए कहा जाता है तो कैसे उद्दंडता करते हैं वो, और काम का सही मायने में अर्थ समझकर उसका अनर्थ बना देते हैं, और उद्दंडता करते करते कैसे हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं, और क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या दिक्कतें पैदा होती हैं उस घर में, उस परिवेश में, उन सब का वर्णन है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इस पाठ के माध्यम से ये संदेश दिया गया है, बच्चों को घर का काम करना चाहिए, उनकी उम्र के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार। यदि वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें एक आत्मविश्वास आएगा, एक गर्व महसूस होगा उनको, और दूसरा अपने घर वालों के काम में वो हाथ बटा पाएंगे तो उनका एक तरह से सहयोग कर पाएंगे। तो ये भाव पैदा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बच्चों को चूंकि बहुत सारे काम समझ में नहीं आते हैं तो उनको निराधार अकेले काम करने नहीं देना चाहिए। उनको पहले समझाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए कि कौन सा काम कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है। बच्चे देखते तो हैं काम करते हुए, लेकिन पूर्णतः उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपने विवेक से वो कई बार उस काम को गलत तरीके से कर देते हैं। जैसे भैंस का दूध कैसे दुहा जाए, कितने लोग दुहें, पहले उसका बच्चा खोला जाए, वो बच्चा दूध पिएगा, तो एक तरह से क्या होता है कि माँ की ममता बच्चे के कारण उत्पन्न होती है। तो जैसे ही भैंस का बच्चा दूध पीने लगेगा, थन को मुंह में लेगा, तो भैंस पोसा जाएगी, यानी कि थनों में दूध उतार लेगी, और तब बच्चे को हटा करके, गाय भैंस के बच्चे को हटा करके उसका दूध निकाला जाता है। तो बच्चे ये सब नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही झाड़ू कैसे लगाएं, पानी कब डालें, दरी कैसे झाड़ें, पानी कैसे दें पौधों में, तो ये तमाम तरह की चीज़ें बच्चे धीरे धीरे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लेकिन बड़ों को भी इनके साथ रहना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो मूलतः ये सब बातें इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। इस पाठ को हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट्स कीजिए, और अपने मित्रों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप सभी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, कक्षा 8 की सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी टॉपिक से जुड़ी हुई सारी वीडियो बनाते हैं, जिसमें कक्षा 8 से लेकर के MA PhD तक की, और उसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है उसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र संबंधित जो टॉपिक होते हैं उनको भी हम पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।